नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी को वंदे मातरम। मैं गोविंद मालवीय आपका स्वागत करता हूं। जो साथी इस सीरीज के अंदर नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम भारत के इतिहास की एक क्रमबद्ध सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कंपटीशन के हिसाब से जो है भारत के इतिहास का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं और काफ़ी बारीकी से एक एक कंटेंट्स की हमने चर्चा की है, जो छोटे से लेवल से लगाकर बड़े लेवल तक के कंपटीशन एग्जाम को क्रैक आसानी से करवा सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे बेहतर कंटेंट के मामले में कोई क्लास इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी। हम सबसे पहले हमने चर्चा की थी वह सिंधु घाटी सभ्यता से पहले पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आर्य यानी वैदिक सभ्यता, उसके बाद में बौद्ध काल जिसे महाजनपद काल भी कह सकते हैं, और उसके बाद में हमने चर्चा की थी वह मगध साम्राज्य के बारे में। एक एक बारीकी से चर्चा की थी। हमने मौर्य काल की चर्चा की थी और साथ ही साथ मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, और वहाँ से चलते चलते हम गुप्त काल तक आ पहुँचे हैं। और गुप्त काल में भी हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वह होगी चर्चा गुप्तकालीन नेक्स्ट सम्राट, जिनका नाम है कुमारगुप्त। मैंने आउटलाइन के अंतर्गत बताया था कि जो सबसे पहले जो सम्राट थे श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त के पश्चात में घटोत्कच गुप्त के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के पश्चात में रामगुप्त, और रामगुप्त के पश्चात में नेक्स्ट सम्राट बने थे वह बने थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड। और उसके बाद में चंद्रगुप्त के छोटे पुत्र सम्राट बने थे गोविंद गुप्त। इतिहासकार कुछ कयास लगाते हैं कि गोविंद गुप्त कुछ समय के लिए सम्राट बने थे, और उसके बाद में नेक्स्ट सम्राट बने थे कुमारगुप्त, बड़े भाई। ठीक है, और कुमारगुप्त प्रथम कहते हैं इन्हें। ठीक है, कुमारगुप्त के बाद में नेक्स्ट सम्राट जो बने थे वह थे स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद नेक्स्ट सम्राट बने थे वह बने थे पुरुगुप्त। इस प्रकार से ये क्रम है। ठीक है, मैं सारी चर्चा करूंगा यहाँ पर। पुरुगुप्त के बाद में जो है नेक्स्ट बने कुमारगुप्त द्वितीय, और कुमारगुप्त के बाद में बुद्धगुप्त, और बुद्धगुप्त के बाद में तीन, जिसमें हमने बात की थी आउटलाइन के अंदर नरसिंहगुप्त, और नरसिंहगुप्त के साथ साथ में भानुगुप्त, फिर वैन्यगुप्त, और उसके बाद में कुमारगुप्त थर्ड, और लास्ट थे विष्णुगुप्त। ठीक है, तो आज हमारी चर्चा का विषय है कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य के नेक्स्ट सम्राट हैं कुमारगुप्त प्रथम, जिनका समय है 415 ईस्वी से करीब 455 ईस्वी तक। नहीं, 47 ईस्वी तक। थोड़ा डाउटफुल है, मेरे दिमाग से थोड़ा स्लिप हो गया है ये वाला डेट। चलिए, हालांकि डेटों के झमेले में कभी नहीं पूछते हैं आपको, जो महत्वपूर्ण शासक होता है उसी की डेट आपको पूछी जाती है। ठीक है, देखिए कुमारगुप्त जो है वह, उनका नाम जो है महेंद्र या महेंद्रादित्य भी कहते हैं। इनकी उपाधि है महेंद्रादित्य। एक और इनका नाम बताया जाता है मुरुगन। मुरुगन अर्थात कार्तिकेय का अवतार। भगवान शिव के बड़े पुत्र गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय। इनके संबंधित कुछ हम पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। सिक्कों पर मयूर या कार्तिकेय या मुरुगन का चित्र है।
सर्वाधिक अभिलेख, सर्वाधिक प्रकार के सिक्के राज्य लक्ष्मी विचलित नालंदा विश्वविद्यालय और पुष्यमित्र होन आक्रमण, इनके इन पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स आउटलाइन मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि हम यहाँ पर इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर इतिहास के अंदर का जीके ढूंढ रहे हैं। मैं आपको डे वन से समझा रहा हूँ कि हम कंपटीशन के लिहाज से पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर कुमार गुप्त से संबंधित कोई पीएचडी नहीं कर रहे हैं। हमें उतना पढ़ना चाहिए जितना कंपटीशन में काम आ जाए। दैट्स इट। ये होती है रियल में कोचिंग, ये होता है प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इन पॉइंट्स से बाहर कुछ भी आपके एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात, इनकी उपाधि महेंद्रादित्य पूछी जा सकती है। मैं उपाधियों का एक बार वापस स्लॉट बना दूंगा, कौन कौन से शासक की कौन कौन सी उपाधि हैं। उपाधियों से संबंधित आपको जरूर एग्जामिनेशन बोर्ड तंग करेगा ही करेगा, ध्यान रखना। गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट उपाधियां ही हैं यहाँ के शासकों की, क्योंकि मैक्सिमम चीजें पुस्तकों में यही लिखी हुई हैं। इन्हें मुरुगन या कार्तिकेय भी कहा जाता है। देखिए क्यों कहा जाता है, ये दोनों कंटेंट्स को रिलेट करते हुए हैं। अब तक हमने क्या देखा, अब तक इस सीरीज में अगर आप पहली बार इस वीडियो पे हो तो मैं आपको बता दूं, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है उसको क्रमबद्ध पढ़ना चाहिए। तो हो सकता है कि इस वीडियो में आपको समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आए, लेकिन कोई बात नहीं, आप ठहरिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब तक जितने भी गुप्त शासक हुए हैं, हमने क्या बात की, उनके सिक्कों के पीछे यानी पक्ष भाग पर पद्मासना लक्ष्मी मैया है। और दूसरी बात, हमने अब तक जितने भी शासक पढ़े हैं, जिसमें स्पेसिली समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, उनकी उपाधि क्या है, परम भागवत। ठीक है, परम भागवत का अर्थ होता है विष्णु का अवतार। ठीक है, और पीछे पद्मासना लक्ष्मी सिक्कों के पीछे, मतलब साफ है कि गुप्त शासक जो है वह वैष्णव धर्म को मानते थे या उसके पूजक थे। लेकिन पहली बार किसी शासक के सिक्कों के पीछे मयूर या मुरुगन है। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि ये वो शासक हैं जो वैष्णव धर्म नहीं मानते थे, शैव धर्म मानते थे। ये चीजें निकालनी होती हैं दोस्तों, ऐसे आसानी से नहीं मिलती, और कोई भी प्रॉपर इस तरीके से निकाल कर आपको नहीं समझाएगा। टोटल वो कहते हैं ना बोरिंग हिस्ट्री, बोरिंग हिस्ट्री तब रहती है जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती। कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में बोर नहीं करता, पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला बोर कर सकता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट से पढ़ा जाए और इंटरेस्ट लेके पढ़ाया जाए तो सब कुछ समझ में आता है। कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं मानता मैं। तो अब तक जितने भी गुप्तकालीन शासक हुए हैं उनके सिक्कों के पीछे पद्मासना लक्ष्मी है, लेकिन पहली बार सिक्कों के पीछे कार्तिकेय यानी मुरुगन है। ठीक है, या मयूर है। इसका मतलब ये वैष्णव धर्म को मानते नहीं थे, शैव धर्म के पूजक थे।
तो इस तरह से भी सवाल टिकाया जा सकता है कि गुप्त काल के वो कौन से शासक जो वैष्णव धर्म को नहीं पूजते थे या जो है शैव धर्म को पूजते थे। तो आपका सीधा उत्तर होगा कुमारगुप्त प्रथम। दूसरी बात, मुरुगन जो आज भी साउथ में काफी पूजा जाता है, कार्तिकेय भगवान को साउथ में काफी माना जाता है। मैक्सिमम मंदिर जो है मुरुगन, यानी जो मुरुगन वाली परंपरा है वह कुमारगुप्त ने शुरू करवाई थी, वो भी दक्षिण भारत में। और मैं आपको बता दूं, ये जो सिक्के हैं वे तांबे के हैं। देखिए, अब तक हमने इस सीरीज के अंदर देखा कि सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के हैं वह मिनेंडर ने चलवाए, यवन शासक, डेमेट्रियस का पोता, यूक्रेटाइडिस का बेटा, साकल सियालकोट राजधानी थी, यवन शासक। उसके बाद में स्वर्ण सिक्के व्यापारिक दृष्टिकोण से विपणन के लिए चलाए विम कैडफिसिस ने, कनिष्क के पापा, ठीक है। विम कैडफिसिस ने व्यापारिक के लिए चलाए। उसके बाद में हमने देखा था कि चांदी के सिक्के जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए, समुद्रगुप्त के पापा, ठीक है। पहली बार तांबे के सिक्के आए हैं सामने, मतलब सर्वप्रथम ताम्र सिक्के भारत में किसने चलवाए? कुमारगुप्त प्रथम ने। तो ये भी कंटेंट आपके एग्जाम में काम आ सकता है, ठीक है। सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं इनको शरदकालीन चंद्रमा के समान कहा गया है विलशण शिलालेख में, यानी ये काफी शांत शासक थे और इनकी शांति जो है वह भंग हो चुकी थी, राज्य लक्ष्मी विचलित हो चुकी थी। मैं समझाऊंगा बाद में। सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं, सर्वाधिक प्रकार के सिक्के मिलते हैं। इनके सिक्कों में सबसे महत्वपूर्ण सिक्का जो है, हालांकि सारे सिक्के नहीं पूछेंगे और पुस्तकों में इतने लिखे हुए भी नहीं है, सिर्फ ये बताया जाता है, रिसर्च करने वालों ने बताया है, इतिहासकारों ने, कि सर्वाधिक प्रकार के सिक्के इनके मिलते हैं। सबसे प्रमुख सिक्का है खग निहंता प्रकार का सिक्का। देखिए, इससे पहले निहंता शब्द बहुत आया है, ठीक है, जैसे व्याघ्र निहंता, व्याघ्र हनन। जरा कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये दोनों सिक्के किस किस शासक के हैं। हाँ, बताने के लिए वीडियो को देखिएगा पिछले वाला, ठीक है। अभी देखते देखते कमेंट में लिखिए कि व्याघ्र निहंता प्रकार का सिक्का और व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का किस शासक का है। एग्जामिनेशन बोर्ड भी इसी तरह से फंसाएगा। और इनका है सिक्का खग निहंता प्रकार का। खग मतलब पक्षी को मारते हुए दिखाया नहीं दिखाया, खग की तुलना गेंडे से की गई है, गेंडे को मारते हुए दिखाया गया है इनको, यानी कहीं न कहीं असम साइड में गेंडे पाए जाते हैं, यानी ये असम विजय करने वाले शासक थे, ठीक है। इससे ये क्लियर होता है। दूसरी बात, इनके समय अंतिम समय में राज्य लक्ष्मी विचलित हो गई थी। अब ये राज्य लक्ष्मी विचलित होना क्या है, किस प्रकार से हुई, ये थोड़ा मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं। हालांकि ये विवाद का मुद्दा है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि राज्य लक्ष्मी विचलित कैसे हुई थी। इनके जो ग्वालियर शिलालेख हैं उसके अंदर राज्य लक्ष्मी विचलित होना बताया गया है। लिखा हुआ है कि जटो होणानु पुष्यमित्राच राज्य लक्ष्मी विचलिते, ये लाइन लिखी हुई है। मैंने शुरू से बताया, जटो यानी जाटों की तुलना गुप्तों से की जाती है, होणानो यानी होणों और पुष्य मित्रों की वजह से राज्य लक्ष्मी विचलित हो गई। अब इतिहासकार डॉक्टर रोमिला थापर, पीवी काणे, राम गोपाल भंडारकर सब अलग अलग कयास लगाते हैं। कोई कहता है कि
पहली बार देखिए, अब तक जितने भी गुप्त शासक आए हैं उनके शुद्ध स्वर्ण सिक्के हैं, लेकिन इनके सिक्कों में मिलावट है। अब 24 कैरेट के शुद्ध सोने के सिक्के नहीं है, और कुछ सिक्के तो तांबे के भी हैं। यानी हो सकता है कि आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी हो, गुप्त साम्राज्य के गोल्डन पीरियड की। हो सकता है विदेशी आक्रमण हुआ हो, क्योंकि यहां पर हूण लिखा हुआ है, पुष्यमित्र लिखा हुआ है, हूण या पुष्यमित्रों का। ये कौन थे पुष्यमित्र, ये अब तक क्लेरिफाई नहीं हो पाया है, ठीक है। लेकिन हूण जैसी बर्बर जाति का क्लेरिफिकेशन अभी इतिहास में मौजूद है। ये एक बर्बर आक्रमणकारी थे, यानी कुमार गुप्त के समय हूणों का आक्रमण भारत के ऊपर शुरू हो चुका था। यानी कहीं ना कहीं आक्रमण होंगे तो आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है, शायद इस वजह से ये लाइन लिखी हो गई हो, ठीक है। लेकिन हूण बिल्कुल, मैं आपको क्या क्या बताऊं, बाहुबली में कालकेय जैसे दिखने वाले हूण होते थे। वो बर्बर आक्रमणकारी थे जो कुमार गुप्त के अंतिम समय में उन्होंने आक्रमण किया था, और इन हूणों को फोड़ने वाला, उन हूणों को मारने वाला जो है महाराज कुमार गुप्त का छोटा बेटा था स्कंदगुप्त, ठीक है। बात करेंगे स्कंदगुप्त के टाइम में ये हूण आक्रमण की चर्चा करेंगे, क्योंकि कुमार गुप्त के अंतिम समय में ये हूण आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो राज्य लक्ष्मी विचलित होना आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात आती है नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक, सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में एक। कहते हैं कि इन्होंने इनका निर्माण करवाया था वो V.A. स्मिथ, जो हर बात में उंगली करता है, लिखता है कि ये भारत का ऑक्सफोर्ड है। अबे बेवकूफ, ऑक्सफोर्ड से तुलना मत कर, मैच शुरू हो गया तो फिर खत्म ही नहीं होगा। ऑक्सफोर्ड नालंदा की तुलना अगर की जाए तो कुछ भी नहीं ठहरता। खैर, कभी फुर्सत में चर्चा कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ये बता दो कि निर्माण का श्रेय कुमार गुप्त को दिया गया है पुस्तकों में, जबकि नालंदा के बारे में लिखा गया है कि 507 ईसा पूर्व में 500 सेठों ने जो है इसे धन एकत्रित करके एक चैरिटी के तौर पे स्टार्ट किया था। तो मेरी नज़र में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण जो है वह कुमार गुप्त ने करवाया था, लेकिन पुस्तकों में लिखा हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वह कुमार गुप्त ने करवाया था। लेकिन साथ साथ में ये भी लिखा जाता है कि किंवदंतियों के अनुसार, मतलब कथानकों के अनुसार 500 सेठों ने इसे बनवाया था। यहाँ पर ये चर्चा तो हो ही गई है, अभी हमने चर्चा कर ही ली है, ठीक है। तो ये थे कुमारगुप्त। इनसे ज़्यादा अब आपको पॉइंट नहीं पढ़ने हैं एग्ज़ाम के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं जाना है। अब लगे हाथों नेक्स्ट शासक की चर्चा कर लेते हैं। अभी अभी मैंने जिक्र किया कि कुमारगुप्त के अंतिम समय में जो है हूण आक्रमण हुआ था, ठीक है। और उस हूण आक्रमण से निपटने वाला उनका जो बेटा था, छोटा वाला पुत्र, जिसका नाम है बड़ा वाला बेटा पुरुगुप्त। इसने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन छोटे वाले इस आक्रमण से निपट लिए, यानी स्कंदगुप्त। शायद इसी वजह से स्कंदगुप्त को नेक्स्ट सम्राट चुना गया। 400 ये 55 ईस्वी ही है, आई एम श्योर, अब मैं श्योर हो गया, 55 ईस्वी ही है। तो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी, ठीक है, ये है अपने स्कंदगुप्त का शासनकाल। शायद ये हूण आक्रमण से निपटे होंगे, हूण आक्रमणकारियों को इन्होंने हराया होगा, इसलिए जनता ने इन्हें सम्राट चुना। गेटिंग माय पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट तो इनका यही हो जाता है स्कंदगुप्त का, कि हूण आक्रमणकारियों को हराया।
अब यहाँ पे ही मैं खत्म नहीं करूंगा इनकी बात। जब कुमार गुप्त सम्राट थे तब गुप्त साम्राज्य में पुंड्रवर्धन भुक्ति थी। पुंड्रवर्धन भुक्ति थी। अब आप सोच रहे होंगे कि पुंड्रवर्धन भुक्ति क्या है। पुंड्रवर्धन कहा जाता था बंगाल क्षेत्र को, और भुक्ति कहा जाता था गुप्त काल में राज्य को अर्थात प्रांत को। ठीक है, तो बंगाल क्षेत्र जो कि गुप्त साम्राज्य का एक प्रांत था, उसका जो गवर्नर था, जिसे गुप्तकालीन लैंग्वेज में ऊपरीक कहा जाता है, ऊपरीक था। पुंड्रवर्धन भुक्ति का एक ऊपरीक था जिसका नाम था स्कंदगुप्त। यानी अपने पिता के समय स्कंदगुप्त जो है बंगाल प्रांत का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, उन्होंने जब देखा कि उनके पिता बूढ़े हैं, पूर्व जो है कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए उन्होंने हूण आक्रमणकारियों को हराया था। इसके प्रमाण भी हैं, लेकिन इतिहासकार सस्ती इतिहासकारी करते हुए हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हूण अजय है, अजय है। इतिहासकार खुद ही अपनी बातों में उलझ रहे हैं कि हूणों को पूरे विश्व में किसी ने नहीं हराया। ठीक है, हूणों की दो शाखाएं थी, एक एकमाल मंदा वाली और एक सासानी शाखा। अब मैं बार बार हूण हूण शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, ये हूण होते कौन है? आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, बिल्कुल कालकेया जैसे दिखने वाले हैं। ये बर्बर आक्रमणकारी जो है साइबेरिया मंगोलिया साइड से आते थे, चाइना के नॉर्थ से। खेतों में जैसे टिड्डियां कैसे घुसती हैं वैसे घुसते थे। ये जीतने के राज करने के लिहाज से नहीं आते थे, नरबख्शी थे। कितने मारो खत्म नहीं होते थे, बाहुबली में देखा होगा आपने। मैं आपको बता दूं, सासानी वंश के दो व्यक्ति थे। एक का नाम था खुशनेबाज और एक का नाम था रादल जरायूम। ये दो बर्बर हूण आक्रमणकारियों को नर्मदा के किनारे यानी नर्मदा नदी के युद्ध में स्कंदगुप्त ने हराया था। लेकिन हूणों को अजय माना जाता है। इसी इकमाल बंदा ने रोमन साम्राज्य का नेस्ता नाबूद कर दिया था, लेकिन भारत में यही हूण पिटे थे। विश्व का एकमात्र व्यक्ति जिसने हूणों को हराया, कितनी बड़ी बात। यानी रियल में बाहुबली प्रभास राजामौली वाले नहीं हैं, रियल में बाहुबली ये थे स्कंदगुप्त, जिन्हें अजय हूणों पर विजय प्राप्त की। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें भी दबा के रखी गई, हमसे छुपा के रखी गई। तो समझ में आ चुका होगा, मिटा देता हूं। एक बात और मुझे यहां चर्चा करनी थी। देखिए, स्कंदगुप्त के सिक्कों के पीछे पद्मासना लक्ष्मी मैया मिलती हैं, मतलब वापस वैष्णव धर्म अपना लिया था। और इनकी उपाधि भी है परम भागवत
नंबर थर्ड, क्योंकि पहले परम भागवत समुद्रगुप्त, दूसरे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमार गुप्त की परम भागवत उपाधि नहीं थी, शैव धर्म को पूजते थे, ये परम भागवत यानी फिर से वैष्णव धर्म। ठीक है, और एक उपाधि और है शकरादित्य। ठीक है, जो वेनसांग ने दी थी इनको, वेनसांग ने शकरादित्य उपाधि लिखी है, नाम सुना होगा ना, वेनसांग, वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय हिंदुस्तान यात्रा पर आएगा। ठीक है, तो ये उपाधि है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चर्चा मुझे करनी थी स्कंदगुप्त से जुड़ी हुई, जो आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। देखिए, अभी तक गुप्त सम्राटों की राजधानी कौन सी है? पाटलिपुत्र। लेकिन इन्होंने पहली बार राजधानी अयोध्या बनाई। तो सवाल ये भी बन सकता है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अब चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा उसको। और वो है सुदर्शन झील, जिसे तड़ाग भी कहते हैं, यानी तालाब। सौराष्ट्र में है, यानी गुजरात में। ठीक है, ये सुदर्शन झील जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एसएससी एग्जाम तक को नहीं छोड़ती। तो बाकी एग्जामों की तो दूर की बात, बार बार सदाबहार आती रहती है। सुनना ध्यान से। सुदर्शन झील क्यों आती है पहले वो समझ लेते हैं। क्योंकि उस काल की ये लाइफ लाइन थी, जीवन रेखा थी, पेयजल परियोजना थी, यूं समझ लीजिए, सौराष्ट्र में। और कुछ इतिहासकार तो यहां तक कयास लगाते हैं कि जो कच्छ का रण है ना, वही पहले सुदर्शन झील हुआ करता था। अंदाजा लगा लीजिए उस समय का स्ट्रक्चर क्या था। ठीक है, इस सुदर्शन झील का जो निर्माण है वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था, और करने वाला इनके अधीन चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था, जिसका नाम था पुष्यगुप्त। ठीक है, इसके बाद में ये टूटी, इसका पुनर्निर्माण हुआ, और पुनर्निर्माण करवाया गया सम्राट अशोक द्वारा। और अशोक के गवर्नर थे दुशास्प। और ये बात अशोक ने अपने जूनागढ़ शिलालेख में लिखवाई है। यानी जूनागढ़ शिलालेख में अशोक ने लिखवाया है कि मैंने मानव कल्याण, जीव कल्याण के खातिर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया अपने गवर्नर दुशास्प को कहकर। अशोक ये लिखते हैं कि ये मेरे दादा चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त, जो सौराष्ट्र का गवर्नर था, उसने बनवाई थी। बात को समझे, यानी जूनागढ़ शिलालेख का संबंध अशोक से है, चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की बात अशोक ने लिखवाई है। एक बार फिर से टूटी, इसका पुनर्निर्माण हुआ, और इस बार रुद्रदामन एक शक शासक था, आपको भी पता है, गिरनार क्षेत्र में।
और उसके गवर्नर थे सुविशाख ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यानी जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्रदामन से भी है। अब समझ में आया आपको? एक बार फिर से टूटी, फिर से निर्माण करवाया गया और इस बार पर्णदत्त ने करवाया, और जो कि स्कंदगुप्त के अधीन सौराष्ट्र के गवर्नर थे। यानी जूनागढ़ शिलालेख का संबंध जो है स्कंदगुप्त से भी है। जैसे मैंने प्रयाग प्रशस्ति में नहीं बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति एक है लेकिन उस पर लेख अनेक हैं, जैसे अशोक, उसके बाद में रानी कारुवाकी का लेख, फिर समुद्रगुप्त का, फिर अकबर का, फिर जहांगीर का, तो ऐसे उलझाते हैं। तो जूनागढ़ शिलालेख का भी संबंध कितने शासकों से है? स्कंदगुप्त, रुद्रदामन और अशोक मौर्य। इसको बनवाया किसने था? अशोक ने, लेकिन पुनः फिर से लिखवाया रुद्रदामन ने और फिर स्कंदगुप्त ने। एक बार ये फिर से टूटी। स्कंदगुप्त के ही समय लिखा हुआ है इसी जूनागढ़ शिलालेख में कि पर्णदत्त ने रिश्वत खाई थी। पहली बार रिश्वत का उल्लेख है जूनागढ़ शिलालेख में। 50,000 लोग मारे गए थे। अंदाजा लगा लीजिए झील कितनी बड़ी थी। और इस बार पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यानी सुदर्शन झील का संबंध इस तरह से सवाल पूछते हैं, किस शासक से है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त से। अगर एग्जामिनेशन पेपर सेटर का मूड अच्छा हुआ आपके फेवर में तो ये वाला पोर्शन पूछेंगे, मूड खराब हुआ तो यहां तक जाएगा, और महा मूड खराब हुआ तो यहां तक भी जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूं, जैसे इंपॉर्टेंट था बौद्ध संगीतिया। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपको अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नहीं कर रहे हो, परेशानी यही है, मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। आपको तो आ रहा होगा शायद, लेकिन मुझे नहीं आ रहा है मज़ा। हौसला बढ़ाइए, गिराइए मत। पसंद नहीं आता तो डायरेक्ट अनलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना तो हक बनता है। थैंक यू, बाय।